चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 12 के पहला चैप्टर है भारतीय समाज वाले पुस्तक के पहला चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारतीय समाज, एक परिचय के रूप में हम देखेंगे। एक महत्वपूर्ण अर्थ में समाजशास्त्र उन सभी विषयों से अलग है जिन्हें आपने अब तक पढ़ा है। यह एक ऐसा विषय है जिनमें कोई भी शून्य से शुरुआत नहीं करता और सभी को समाज के बारे में पहले से ही कुछ न कुछ पता होता है और अन्य विषयों को हम सिखाए जाने के कारण ही सीख पाते हैं। इनका ज्ञान हमें औपचारिक या अनौपचारिक तरह से विद्यालय, घर या अन्य संदर्भ में सिखाया पढ़ाया जाता है, परंतु समाज के बारे में हमारा बहुत सारा ज्ञान सुस्पष्ट पढ़ाई के बगैर ही प्राप्त किया हुआ होता है और समाज के बारे में ज्ञान स्वाभाविक या उस अपने आप प्राप्त किए हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि यह हमारे बड़े होने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा है। पहली कक्षा में प्रवेश कर रहे किसी बच्चे से हम यह अपेक्षा नहीं करते कि वह इतिहास, भूगोल, उसके बाद मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र जैसे विषयों के बारे में पहले से ही कुछ जानता होगा, लेकिन एक 6 वर्षीय बच्चे भी समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में कुछ न कुछ जरूर जानता होगा। जाहिर है कि 18 साल के युवा वयस्क होने के नाते आप अपने समाज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए नहीं कि आपने समाज का अध्ययन किया है या बल्कि महज इसलिए कि आप इस समाज में रहते हैं और या इसी में पले बढ़े हैं और इस प्रकार का पहले से ही या अपने आप प्राप्त किया गया सहज ज्ञान या सहज बोध समाज शास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी है। सहायक इसलिए क्योंकि आमतौर पर छात्र समाज शास्त्र से डरते नहीं हैं, उन्हें लगता है कि यह विषय आसान होगा क्योंकि इसकी विषय वस्तु के बारे में उन्हें पहले से ही बहुत कुछ पता होता है। लेकिन सहज बोध या सहज बोझ द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान समाजशास्त्र के लिए एक बाधक या समस्या भी है। इसलिए कि समाजशास्त्र समाज के व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होती है और इस प्रकार की अध्ययन प्रक्रिया को सीखने समझने के लिए अनिवार्य है कि हम अपने सहज बोध को भूलने या मिटा देने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन किसी बने हुए स्वेटर या अन्य वस्तु को नए सिरे से बुनने के लिए भी पहले से बुनाई को उधेड़ना पड़ता है और ठीक उसी तरह समाजशास्त्र को सीखने से पहले हमें समाज के बारे में अपनी पूर्व अवधारणाओं को उधेड़ना पड़ता है। वास्तव में समाजशास्त्र को सीखने के प्रारंभिक चरण में मुख्यतः यह भूलने की प्रक्रिया ही शामिल है और यह आवश्यक है कि क्योंकि समाज के बारे में हमारा पहले से प्राप्त किया हुआ ज्ञान हमारा सामान्य बोध एक विशिष्ट दृष्टिकोण से प्राप्त किया हुआ होता है। यह उस सामाजिक समूह और सामाजिक वातावरण का दृष्टिकोण होता है जिसमें हम सामाजिकृत होते हैं। हमारे सामाजिक संदर्भ समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में हमारे मतों और उसके बाद आस्थाओं एवं अपेक्षाओं की आकार देते हैं। यह आवश्यक नहीं कि यह आस्था गलत है, परंतु यह गलत भी हो सकते हैं। कठिनाई यह है कि वे अक्सर अपूर्ण यानी संपूर्ण का विलोम एवं पूर्वाग्रह पूर्ण निष्पक्ष या विलोम होती है और अतः हमारा बिना सीखा गया ज्ञान या सहज सामान्य बोध अक्सर हमें सामाजिक वास्तविकता का केवल एक हिस्सा ही दिलाता है और उसके बाद इसके अतिरिक्त यह सामान्य हमारे अपने सामाजिक समूह के हितों एवं मतों के तरफ झुका हुआ होता है। और इससे भी मजेदार बात यह है कि समाजशास्त्र आपको यह सिखाता है कि दूसरे आपको किस तरह देखते हैं। यूँ कहें कि आपको यह सिखा सकता है कि आप स्वयं को बाहर से कैसे देख सकते हैं और इसे स्ववाचक या कभी कभी आत्मवाचक भी कहा जाता है। और आप अपने बारे में सोचने, अपनी दृष्टि को लगातार अपनी तरफ घुमाने यानी जो कि अक्सर बाहर की तरफ होती है उसकी क्षमता है और परंतु यह स्वनिरीक्षण आत्मलोकन होना चाहिए और इसमें समीक्षा अधिक और आत्ममुग्धता कम होती है। और उसके बाद एक तुलनात्मक सामाजिक नक्शा आपको समाज में आपके निर्धारण स्थान के बारे में बता सकते। उदाहरण के लिए 17 या 18 वर्ष की आयु में आप उस सामाजिक समूह के सदस्य हैं जिसे युवा पीढ़ी कहा जाता है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या आपकी या आपसे छोटे उम्र के लोगों की है और आप किसी विशेष क्षेत्रीय या भाषाई समुदाय जैसे कि गुजरात से गुजराती भाषाई तथा आंध्र प्रदेश से तेलुगु भाषी से संबंधित होंगे और आपके माता पिता के व्यवसाय एवं आपके परिवार की आय के मुताबिक आप एक आर्थिक वर्ग जैसे कि निम्न वर्ग या उच्च वर्ग के सदस्य भी अवश्य होंगे। आप एक विशेष धार्मिक समुदाय, एक जाति या जनजाति या ऐसे ही किसी अन्य सामाजिक समूह के सदस्य भी हो सकते हैं।
ऐसी प्रत्येक पहचान सामाजिक नक्शे में एक एवं सामाजिक संबंधों के ताने बाने में आपका स्थान निर्धारित करती है। समाजशास्त्र आपको समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के समूहों, उनके आपसी संबंधों एवं आपके अपने जीवन में उनके महत्व के बारे में बतलाता है। परंतु समाजशास्त्र केवल आपका या अन्य लोगों का स्थान निर्धारण करने में मदद करने एवं विभिन्न सामाजिक समूहों का स्थान का वर्णन करने के अलावा और भी बहुत कुछ सिखा सकता है। जैसे कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री सी राइट्स मिल्स ने लिखा है कि समाजशास्त्र आपकी व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दे के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को उजागर करने में मदद कर सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों से मिल्स का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत चिंताएं, समस्याएं या सरोकार जो सबके होते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है आपके परिवार के बड़े सदस्य या आपके भाई बहन या दोस्त आपके साथ जो व्यवहार करते हैं उससे आप खुश नहीं हो। शायद आप अपने भविष्य के बारे में या आपको किस तरह की नौकरी मिलेगी इस बारे में चिंतित हो आप। और आपकी व्यक्तिगत सामाजिक पहचान के अन्य पक्ष भी गर्व, तनाव, आत्मविश्वास या विभिन्न तरीके के उलझन के स्रोत हो सकते हैं। पर यह सभी लक्षण एक ही व्यक्ति के विशेष से जुड़े हैं और इनका अर्थ इस व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित है। दूसरी तरफ एक सामाजिक मुद्दा बड़े समूहों से संबंधित होता है, न कि उन एकल व्यक्तियों में से जो उन समूहों के सदस्य होते हैं। एक परिचय देखें तो इस पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है भारतीय समाज से आपका परिचय कराना, लेकिन सहज बोध के नजरिए से नहीं वरन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से परिचय कराना है। और इस परिचय में क्या कहा जा सकता है, शायद यहाँ उन व्यापक सामाजिक प्रक्रियाओं की तरफ से संकेत करना उचित होगा जो भारतीय समाज को आकार दे रही है और जिनके बारे में आप पहले एक पृष्ठ पुस्तक में विस्तार से पढ़ेंगे। देखते हैं पाठ्य पुस्तक का पूर्व दर्शन के बारे में। समाजशास्त्र की 2 पाठ्य पुस्तकें में से इस पहली पाठ्य पुस्तक में आपका परिचय भारतीय समाज की आधारभूत संरचना से कराया जाएगा और यह हमारी भारतीय जनसंख्या की जनांकीय संरचना पर विचार विमर्श से शुरुआत करते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है। अभी जनगणना होकर तो मालूम चलेगा। उसके बाद एवं अनुमानित तौर पर कुछ दशकों में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है 2011 के हिसाब से। वह कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा समाजशास्त्री एवं जनसांख्यविद जनसंख्या का अध्ययन करते हैं? जनसंख्या के कौन से पक्ष सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण है एवं भारतीय परिदृश्य में इन मोर्चों पर क्यों हो रहा है? और उसके बाद क्या हमारी जनसंख्या विकास में एक बाधा है या इस विकास में किसी तरह की मदद करने के रूप में देखा जा सकता है? ये कुछ सवाल है जिनके उत्तर या अध्ययन ढूंढने का प्रयास करता है। अध्याय 3 में हम जाति, जनजाति एवं परिवार की संस्थाओं के रूप में भारतीय समाज के आधारभूत संरचना खंडों एवं पूर्ण अध्ययन करेंगे और भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशिष्ट लक्षण के रूप में जाति ने हमेशा उनके विद्वानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। विभिन्न शताब्दियों से यह संस्था किस तरह से परिवर्तनशील रही है एवं आज वास्तव में जाति का अर्थ क्या है? कौन से संदर्भ के तहत जनजाति की संकल्पना भारत में आई थी? जनजातियां किस तरह के समुदाय माने जाते हैं एवं उन्हें इस तरह से परिभाषित करने में हम दावा क्या लगा सकते हैं? और जनजातीय समुदाय समकालीन भारत में स्वयं को किस तरह परिभाषित करते हैं? अतः यह संस्था के रूप में परिवार भी इस समय के त्वरित एवं गहन सामाजिक परिवर्तन के भारी दबाव का विशेष रहा है। भारत में पाए जाने वाले परिवार के विविध स्वरूपों में हम क्या परिवर्तन देखते हैं? इस तरह के प्रश्न पूछकर अध्याय 3 में दिया गया है भारतीय समाज के अन्य पक्षों जैसे कि जाति, जनजाति एवं परिवार को देखने का आधार तैयार करता है। उसके बाद अध्याय 4 में एक शक्तिशाली संस्था के रूप में बाजार के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को खोजना है जो कि संपूर्ण विश्व इतिहास में परिवर्तन का एक वाहक रहा है। यह मानते हुए कि सबसे गहरा प्रभाव डालने वाला एवं त्वरित आर्थिक परिवर्तन सबसे पहले उपनिवेशवाद द्वारा एवं बाद में विकासशील नीतियों द्वारा लाए गए। यह अध्ययन एक जानने का प्रयास करता है कि भारत में विभिन्न प्रकारों के बाजारों का उदय किस प्रकार हुआ एवं इसने किन अन्य नई प्रक्रियाओं को जन्म दिया। और हमारे समाज की विशेषताओं में जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है वह है उसकी असीमित विषमता एवं अपरिवर्तनीय
यानी बहिष्कार उत्पन्न करने की क्षमता। अध्याय 5 में हम देखेंगे कि सब इस महत्वपूर्ण विषय को समर्पित है। और यह अध्याय 5 विषमता एवं बहिष्कार को जाति, जनजाति, लिंग एवं अन्यथा सक्षम लोगों के संदर्भ में देखता है और विभाजन एवं अन्याय के एक साधन के रूप में कुख्यात जाति व्यवस्था को मिटाने एवं इसमें सुधार लाने के संयोजित प्रयास उत्पीड़ित जातियों एवं राज्य द्वारा किए जा रहे हैं। और वह कौन सी प्रत्यक्ष समस्याएं एवं मुद्दे हैं जो इस प्रयास के सामने आए। हमारे हाल ही के अतीत में हुए आंदोलन जाति बहिष्कार को रोकने में कितने सफल रहे, जनजाति आंदोलन की विशेष समस्याएं क्या है और आज जनजाति किस संदर्भ में स्वयं की पहचान को पुनः स्थापित करनी चाहती है। और इस समान प्रश्नों को लीग संबंधों अथवा अन्यथा समक्ष या असमक्ष लोगों के संदर्भ में भी जानने का प्रयास किया गया है। हमारा समाज किस सीमा तक अन्यथा सक्षम लोगों की आवश्यकताओं की प्रति संवेदी है। जिन सामाजिक संस्थाओं ने महिलाओं का शोषण किया उन पर महिला आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ा। अध्याय 6 में देखेंगे भारतीय समाज की असीम विविधता से उत्पन्न कठिन चुनौतियों के बारे में बात करता है। और यह अध्याय हमें हमारे सामान्य सुविधाजनक चिंता के तरीके से बाहर आने को आमंत्रित करता है और भारत के विविधता में एकता के सुपरिचित नारों का एक जटिल पहलू भी है। सभी असफलताओं एवं कमियों के बावजूद भारत में इस मोर्चे पर कोई बुरा प्रदर्शन नहीं किया गया है। हमारी ताकत और कमजोरियां क्या रही है, युवा वयस्क समुदाय संघर्ष, क्षेत्रीय या भाषीय उग्र राष्ट्रीयता एवं जातिवाद को हटाए बगैर या उनसे पूर्ण रूप से प्रभावित हुए बगैर उनका सामना कैसे करेंगे। और एक राष्ट्र के रूप में हमारे सामूहिक भविष्य के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है कि भारत में पाए जाने वाला प्रत्येक अल्पसंख्यक यह महसूस न करे कि वह असुरक्षित है या खतरे में। अध्याय 7 में देखेंगे कि आपको एवं आपके शिक्षकों को आपके पाठ्यक्रम प्रयोगात्मक घटकों के बारे में चिंतन के लिए कुछ सुझाव भी दिए जाएंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि यह काफी रुचिकर एवं जिम्मेदारी हो सकती है।